हेलो बच्चों, आई एम आर डी सर एंड यू आर वेलकम टू एलवीएस शिक्षा संस्थान। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस माने आप जानते हैं काल, काल यानी समय। ठीक है, टेंस जो है वो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। नंबर 2 है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल कहते हैं, भूतकाल। नंबर 3 आपका है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों टेंस जो 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो टेंस तो ये 3 प्रकार होते हैं, लेकिन आप ये जानिए कि एक एक टेंस के 4 भेद होते हैं, यानी इन टेंसों में 4 प्रकार होते हैं। ठीक, पहला जैसे मान लिया आपका है प्रेजेंट टेंस। ध्यान दीजिए, पहला टेंस जैसे मान लिया आपका प्रेजेंट है, मान लिया पहला प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट के जो 4 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा बाबू है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ध्यान दें, टेंस आपको बताएं कि टेंस जो है 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और एक एक टेंस के 4 भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट में 4 प्रकार कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसी तरह आपके ये पास्ट में भी 4 हो जाएंगे, मतलब यहाँ प्रेजेंट की जगह हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ठीक इसी तरह फिर आपके ये फ्यूचर के हो जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस तरह से बाबू टेंस तो 3 होते हैं, लेकिन तीनों के 4 भेद होते हैं, यानी टोटल टेंस हमारा कितना होता है? 12। कितने होते हैं? 12। ठीक, तो आज हम जो है पढ़ेंगे पहला टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये आप जानते हैं टेंस 12 होते हैं, और प्रत्येक टेंस को पढ़ने या जानने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है पहचान की, सबसे पहले जरूरी होता है पहचान की। तो पहले हम पहचान जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को हम किस तरह पहचानेंगे। ठीक है, तो पहचान इसका है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, ध्यान दें, ता है, ती है, ते है। ठीक है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं।
ठीक है, आदि शब्द आते हैं। तथा कार्य का वर्तमान में यानी प्रेजेंट टेंस में, कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है, पाया जाता। आप ये ध्यान रखिए कि प्रेजेंट टेंस की जो पहचान है वो पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तथा जो कार्य होगा यानी कार्य का होना वर्तमान में पाया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये पहचान हो गए। अब आपको ये बता दें कि एक टेंस को मुख्यतः 4 वाक्य में बनाते हैं। नंबर 1 बनाते हैं अफर्मेटिव, ध्यान दें, अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा बनाते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। ठीक है, तो इस तरह एक टेंस को हम 4 प्रकार के वाक्यों में बनाते हैं यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। तो आइए हम लोग पहले अफर्मेटिव में देखते हैं। अफर्मेटिव में बनाने के लिए आप ये याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक, अफर्मेटिव में बनाने के लिए रूल क्या है, आप ध्यान दें कि जब कर्ता, कर्ता यानी ब्रैकेट में इसको हम कहते हैं, लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी कर्ता को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जब कर्ता एक वचन में हो, एक वचन यानी सिंगुलर, एक वचन में हो तो मुख्य क्रिया, ध्यान दें, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, यानी जब कर्ता एक वचन में हो तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, फर्स्ट फॉर्म के अंत में, ठीक है, यस या ईएस जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता। ठीक है, ये ध्यान दीजिए रूल है कि जब कर्ता एक वचन में हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हम यस या यस जोड़ दिया जाता है। लेकिन बहुवचन यानी प्लूरल, बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान दें, ये आपका रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के कि जब कर्ता एक वचन में होता है यानी जब कर्ता सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हम यस या यस लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसमें हम ना यस ना ईएस किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यही चीजें आप स्ट्रक्चर में अब देखिए, स्ट्रक्चर में क्या होता है। स्ट्रक्चर यानी फार्मूले में इसको हम देखते हैं तो ध्यान दें कि सबसे पहले जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम तुरंत लिखते हैं वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म में ही हमको यस या ईएस क्या करना है, जोड़ देना है। कब जोड़ना है, जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब ये सब्जेक्ट एक वचन होगा तो ये मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे और इसके बाद फिर हमको लिखना है ऑब्जेक्ट यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। ये 3 चीजें हमको ट्रांसलेट करते समय बनानी है, लिखनी है। जैसे मान लिया है कि वह अपना पाठ याद करता है। ठीक है,
देखो पहचान इसकी हो गई कि इसके अंत में ता है आ गया, यानी वाक्य हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। ठीक, और इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। कर्ता मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए, काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। तो अपना पाठ कौन याद करता है? आंसर हमको मिला वह, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, वह। तो वह की अंग्रेजी हो गई ही। ठीक, अब ही लिखने के बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमको वर्ब लिखना है। तो वर्ब इसमें है कोई कार्य करना, क्रिया कहलाती है, तो याद करता है। याद करना आपका वर्ब है, तो याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न। ठीक है, तो हो गया ही लर्न। अब यही हमको देखना है वर्ब लिखने के बाद कि अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसमें हमको यस या यस जोड़ देना है। तो ही हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें यस हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ही लर्न्स, वह याद करता है। देखिए इसका अर्थ हो गया कि वह याद करता है। अब क्या याद करता है? अपना पाठ। तो ही के साथ अपना तथा अपनी के लिए हम लगाते हैं हीज, और लेसन मीन्स पाठ। ठीक है, इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल देखिए, तुम रोज विद्यालय जाते हो। ठीक है, सेंटेंस है तुम रोज विद्यालय जाते हो। सब्जेक्ट इसमें है तुम, यानी यू। ठीक है, वर्ब है जाते हो, जाने की अंग्रेजी गो। अब यहाँ यू देखिए आपका प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हमें इसमें यस या यस किसी को भी नहीं जोड़ना है, यानी यू गो। गो के साथ यूज किया जाता है टू, तो यू गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसका अर्थ हो गया कि यू मीन्स तुम, गो मीन्स जाते हो। कहाँ जाते हो? स्कूल। ठीक, कब जाते हो? रोज। तो लास्ट में उसको लिख देते हैं डेली। ठीक है, इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस आपका बनाना है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस जोड़ना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक, अब आप इसका निगेटिव सेंटेंस देखिए। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देखिए नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी एक वचन है, ठीक है, तो नहीं के लिए हम क्या करेंगे? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो नहीं के लिए निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया लगाएंगे डज नॉट। और अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, तो नहीं के लिए सहायक क्रिया लगाएंगे डू नॉट। और ये आपको याद रखना है कि डज नॉट या डू नॉट, यानी जब निगेटिव वाक्य होगा तो हमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इसमें हमें यस या ई यस किसी के साथ भी नहीं जोड़ना है। ठीक, तो इसका फार्मूला यानी स्ट्रक्चर हिंट्स क्या है? सबसे पहले देखिए आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत हम लिखेंगे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डज नॉट या डू नॉट। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, आपका स्ट्रक्चर निगेटिव का यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है कि तुम झूठ नहीं बोलते हो। ठीक है, अब देखिए ये निगेटिव हो गया, क्योंकि पहचान कर लेते हैं। ते है आ गया, प्रेजेंट डेफिनिट का वाक्य हो गया, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। इसका ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की अंग्रेजी यू, और यू आपका बहुवचन है, यानी बहुवचन के साथ तुरंत हमें डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करना है, तो बहुवचन के साथ हम लिखेंगे डू नॉट। ठीक, इसके बाद हमको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है बोलना, तो टेल मीन्स बोलना, कहना, तो यू डू नॉट टेल ए लाई। ध्यान दें, यू डू नॉट टेल अ लाई, यानी निगेटिव में आपको यही करना है कि सब्जेक्ट लिखना है डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देखते हैं कि वह मेरी सहायता नहीं करता है। ठीक है, निगेटिव इसका बनाएंगे तो हो जाएगा ही, सिंगुलर है तो हो गया डज नॉट, ही डज नॉट, वर्ब है इसमें सहायता करना, तो हेल्प,
मेरी का हो गया मी, ठीक है। ही डिड नॉट हेल्प मी। तो ये निगेटिव के फॉर्मूले हैं, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट या डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आइए आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव में देखो आपको बताया ही है, साइड क्रिया उसमें डिड नॉट डू नॉट लगता था, वही चीजें यहाँ भी करना है, लेकिन नॉट का प्रयोग नहीं करना है, जब नहीं होगा तभी लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो लिखेंगे डेड, अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो लिखेंगे डू। यानी डेड या डू हमको लिखना है, कहाँ पर लिखना है, जहां शुरू में लिखा होगा क्या। क्या के स्थान पर आपको ये याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या के स्थान पर हमको लिख देना है डेड। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या के स्थान पर लिख देना है डू, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्ट्रक्चर इसका फार्मूला जो है देखिए क्या है कि सबसे पहले ही हमको लिखना है डेड या डू, क्योंकि सबसे पहले ही क्या लिखा होगा, तो डेड या डू। इसके बाद फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, मान लिया सेंटेंस है कि क्या तुम एक गीत गाते हो, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। आप जानते हैं कि जब शुरू में क्या लगा होता है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब क्या लिखा होगा तो क्या की अंग्रेजी हमें व्हाट नहीं लिखनी है, बल्कि इसके स्थान पर ये इसके बगल सब्जेक्ट को देखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो लिखेंगे डेड, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो लिखेंगे टू। तो इसके बाद देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए क्या के स्थान पर हम लिख देंगे डू, तो हो गया डू। और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखना है तो हो गया सब्जेक्ट यू, तो हो गया डू यू। और वर्ब इसके बाद लिखना है तो वर्ब है गाते हो, तो सिंग माने गाना, तो हो गया डू यू सिंग। अब क्या गाते हो, गीत, तो डू यू सिंग ए सॉन्ग, डू यू सिंग ए सॉन्ग। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या माता जी कपड़े धोती हैं। ध्यान दें, क्या माता जी कपड़े धोती हैं। अब यहाँ देखिए मदर सिंगुलर है तो यहाँ हम लिखेंगे डेड, उसके बाद लिखेंगे द मदर डैश द मदर, ठीक। धोने की अंग्रेजी वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेकंड हो गए। यानी आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट में यही देखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या के स्थान पर लिख देना है डेड। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, ठीक है, तो क्या के स्थान पर लिख देना है डू, और इसके साथ वर्ब की लगानी है फर्स्ट फॉर्म। यानी सबसे पहले हमको लिखना है डेज या डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो जैसे एग्जांपल आपको बताया गया कि क्या तुम एक गीत गाते हो, तो देखिए तुम बहुवचन है, इसलिए क्या के स्थान पर हमने सबसे पहले लिख दिया डू, तो हो गया डू। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया तुम, ठीक। वर्ब हो गया गाते हो सिंग, अब क्या गाते हो, ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये आपका इंट्रोगेटिव आपका फर्स्ट हो गया। अब बाबू आइए इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड में देखिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेकंड इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है कि आप ये याद रखिए कि जब किसी वाक्य में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो और कब, कहां, कैसे, कौन, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में लगे हो तो वो इंट्रोगेटिव सेकंड होते हैं। और ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले वाक्य में आए हुए प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो दिया होता है सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद डू या डिड। तो ध्यान दें, इसका फार्मूला है
कि सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। इसके बाद फिर आप लिखेंगे डैश या डू, फिर इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। मान लिया सेंटेंस है कि अध्यापक उसे क्या पढ़ाते हैं। ध्यान दें, अध्यापक उसे क्या पढ़ाते हैं। तो देखिए आपका इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेकंड है, इंट्रोगेटिव वाक्य है और बीच में देखिए प्रश्नवाचक शब्द है। तो कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी लिख लेंगे। तो क्या की अंग्रेजी होती है? व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड उसी को कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद फिर हमें सब्जेक्ट के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हमें डेज या डू का प्रयोग करना है। तो टीचर एक वचन है तो हम लिखेंगे डेज। तो व्हाट डेज द टीचर, ठीक है, टीच वर्ब हो गया, टीच माने पढ़ाना। व्हाट डज द टीचर टीच, यानी सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डेज या डू, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आपको लिखना है वर्ब और वर्ब के बाद अगर है तो ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। एक एग्जांपल और देखते हैं कि वह अपने भाई को, ध्यान दें, वह अपने भाई को कहाँ पढ़ाता है। ठीक, कहाँ की अंग्रेजी पहले लिखेंगे वेयर, वह एक वचन है तो हम लिखेंगे डैश, वेयर डैश ही टीच। ध्यान दें, वेयर डैश ही टीच टू हिज ब्रदर, तो इस तरह से हम जो है इंट्रोगेटिव सेकंड बनाते हैं। यानी आप ये याद रखिए कि जो है ग्रामर पोर्शन में यानी टेंस का तैयार होना बहुत ही आवश्यक है और इसके माध्यम से ही हम आगे जो है पैसिव, नरेशन, जो भी ग्रामर पढ़ने होंगे उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का बहुत धन्यवाद।